हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी ड्राइवर और स्टेनोग्राफर के जो है पोस्ट आए हैं, उससे संबंधित जो है प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। ठीक है, तो आज का ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर होगा वो 11वां प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, वो कंप्लीट 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। 11वां प्रैक्टिस सेट में बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये लेटेस्ट जो सिलेबस के अनुसार जो है बहुत ज़बरदस्त ये प्रैक्टिस सेट बना है, दूसरे बुक की है। ठीक है, वो वाला समाप्त हो चुका है। तो चलिए हम इसको शुरुआत करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें भी रखे, बेहतरीन क्वेश्चन है। वीडियो का एंड तक देखिएगा तभी इसका भरपूर फायदा मिलेगा। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं तो पूरा फुल प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, इसलिए कहीं जाइएगा मत। इत्मीनान से बैठिए, आराम से पेन पेपर लेकर बैठिएगा। अभी इसमें मैथ के क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी साथ में आप लोग करते चलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, अब ये 1 से लेकर 25 तक जो है आपका क्वेश्चन सबसे पहले हिंदी का। हिंदी का पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है पहला क्वेश्चन, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है। ठीक है, समृद्ध और विवृद्ध दो प्रकार के स्वर होते हैं, तो इसमें से बताना है कि समृद्ध स्वर कौन होता है। ठीक है, समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, तो ऐसा स्वर होता है जिस या ऊंचा स्वर, ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीभ को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है, तो वहाँ पे जो ध्वनि निकलती है वो समृद्ध स्वर निकलता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पर, तो बी पार्ट में जो दिया गया है बड़ी ई। ठीक है, बी पार्ट में जो बड़ी ई दिया गया है ये क्या है, ये समृद्ध स्वर का उदाहरण है। ठीक है, ई जब आप बोलेंगे तो आपका जो है इस तरीके से कुछ बन के आएगा। समृद्ध स्वर में क्या है, बड़ी ई जो है समृद्ध स्वर का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस तरीके से दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए। शब्द दिया गया है अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि, नीरद। इसमें से बताना है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। इस चारों में से कौन कौन से शब्द शुद्ध शब्द, सही शब्द लिखा हुआ है, ये बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति जो है ये सही रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर देखा जाए मरीचि, तो मरीचि भी जो है सही रूप से लिखा हुआ है। नीरद की बात करेंगे तो ये भी सही रूप से लिखा। दुर्गत जो लिखा हुआ है, दुर्गत जो है गलत लिखा हुआ है। ठीक है, दुर्गत को हम किस तरीके से लिखते हैं, दुर्गत को हम इस तरीके से लिखते हैं, दुर्गत ये इस तरीके से लिखते हैं, मतलब गा के ऊपर रा लगाते हैं तो ये हो जाता है दुर्गत। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बाकी सारे सही हैं, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट 1, 2, 1, 3 एंड 4। 1, 3 और 4 इसका सही रूप से है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है, सही रूप से कौन सा लिखा हुआ है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। दुर्लभ संधि जो लिखा हुआ है ए पार्ट में सही है, बाकी सारे गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा शब्द जो है नहीं है, तो पशु एक जाति की व्याख्या कर रहा है, घर भी होता है, नदी भी होता है, लेकिन नर्मदा जो है एक प्रॉपर नदी का नाम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं होगा, वो डी पार्ट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, चलिए मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट जो करती हो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे कि है, था, रहे हैं, रहे थे, ये सभी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर एक ऑप्शन और एक उदाहरण और लेते हैं, तो तुम खेल रहे थे। अब इस उदाहरण में अगर खेलना देखा जाए तो मुख्य क्रिया है, लेकिन जो रहे थे लगा हुआ वो क्या होगा, इसका सहायक क्रिया हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल बताना है। इस कौन से काल में लिखा हुआ है, तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये आसन्न भूतकाल में लिखा हुआ है वाक्य, तो विपाक हो जाएगा। आसन्न भूतकाल क्या होता है, तो क्रिया का जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही जो है समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्याचार में अति उपसर्ग है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, अति उपसर्ग। ठीक है, चलिए अमावस्या का विलोम क्या होता है, अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कृष्ण पक्ष का विलोम होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, कृष्ण पक्ष का विलोम क्या होता है, शुक्ल पक्ष होता है। प्रज्ञा का विलोम क्या होता है, आविवेक। प्रज्ञा का क्या होता है, आविवेक होता है।
और प्रतिपदा जो दिया गया है, प्रतिपदा की अगर हम बात करेंगे तो इसके अलावा अगर आप याद रखिएगा कृतज्ञ, कृतज्ञ शब्द का विलोम होता है कृतज्ञ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहचर्य का विलोम क्या है। साहचर्य विलोम शब्द है किसका? साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? तो साहचर्य का विलोम होता है अलगाव, जो कि डी पार्ट में दिया गया, ठीक है। असहयोग का विलोम सहयोग होता है और वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। कंदर्प, पंचसर, पुष्प, धन्यवाद निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द? ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं? तो ये सभी अगर हम बात करेंगे तो ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कामदेव के सारे पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न है अनूढ़ा शब्द का जो है पर्यायवाची क्या है? अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनूढ़ा शब्द का इसमें से अगर देखा जाए तो कुमारी पर्यायवाची शब्द होता है, मतलब कि अविवाहिता, इसका एक अन्य पर्यायवाची होता है। तो अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं? इनमें से समुद्र के पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करेंगे इसमें से तो जलध ही होता है, जलधाम भी है, जलनिधि भी है, जलाधिप जो है नहीं होता। तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा जलाधिप, ठीक है। जलाधिप जो है ये शब्द वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताना। मतलब अभिज्ञ का क्या अर्थ होता है, अनभिज्ञ का क्या अर्थ होता है? तो अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, ठीक है। जो जानकार व्यक्ति होगा उसको हम कहेंगे अभिज्ञ, और अनभिज्ञ मतलब जो न जानता हो। तो अजानकार और न जानकार जो कि सी पार्ट में दिया गया, तो यही आंसर हो जाएगा। जहाँ जाया न जा सके, जहाँ जाया न जा सके वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो जहाँ जाया न जा सके इसके लिए प्रयोग करते हैं अगम्य, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा। चलिए जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। जिसे बुलाया न गया हो इसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे अनाहूत। क्या प्रयोग करेंगे? अनाहूत, जिसे बुलाया न गया हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कोणार्क में संधि विच्छेद बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोणार्क का संधि विच्छेद। कोणार्क का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो हो जाएगा कोण प्लस अर्क, जो कि दिया गया है सी पार्ट में, ठीक है। तो ये इसका संधि विच्छेद हो गया। ये दीर्घ स्वर संधि में आता है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में ये जो है आता है, ये उदाहरण है। चलिए मतैक का किस संधि का उदाहरण है? तो मतैक की अगर हम बात करेंगे तो मतैक क्या होता है? ये जो होता है ये वृद्ध संधि का उदाहरण होता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो मत प्लस ऐक इसका जो है संधि विच्छेद बनता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? वृद्ध संधि। हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज, हर रोज की अगर हम बात करेंगे तो ये आता है आपका अव्यय भाव, जिसमें अव्यय भाव की अगर हम बात करेंगे तो पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। और यहाँ पे जो हर रोज में अगर हर देखते हैं तो हर क्या है? एक अव्यय शब्द है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गणेश, गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण? तो गोबर गणेश जो है ये आएगा आपका तत्पुरुष समास में, और वो भी करण तत्पुरुष, ठीक है। क्योंकि जब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये आएगा आपका गोबर, गोबर से निर्मित गणेश। तो से जो होता है वो किसका होता है? से तत्करण करण कारक का से परसर्ग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गोबर गणेश जो है करण तत्पुरुष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत के अनुसार अगर देखेंगे तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या जो बताई है वो 8 बताई है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, विभत्स रस, और इसके अलावा हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस और अद्भुत रस। तो ये 8 रसों की संख्या आचार्य भरत के द्वारा बताया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया कि तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, इसमें अलंकार बताना है, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार। तो यहाँ पे अलंकार की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार इसमें सही है। आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें ता और दा और ना वर्णों की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तुलसीदास सीदत, इसके बाद दा, दा और इसके बाद दा, फिर दा, ता, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ जो होता है वो श्रुता अनुप्रास होता है, और सुनने में क्या होता है? ये बहुत प्रिय लगता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा बताना। तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, अगर इसका मुहावरा की बात करेंगे तो इसमें से हो जाएगा गढ़ जीत लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा? गढ़ जीत लेना, ठीक है। जबकि जान हथेली पर रखना, इसका अगर अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब होता है प्राणों की परवाह न करना, मतलब कि जान हथेली पर रखना। इसके अलावा अगर देखेंगे छक्का छुड़ाना, मतलब कि खूब परेशान करना। फिर है गंगा नहाना, मतलब कि कठिन कार्य का पूरा हो जाना, तो मतलब उसको कहेंगे गंगा नहाना, ठीक है।
सॉरी, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक आपको ये जो दिया गया है, कविता दिया गया है 8 लाइन की, इसी से देना है, ठीक है। संकटों के वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते हुए सदा। तो इसका शीर्षक हमें बताना, ठीक है। इस कविता का शीर्षक क्या होगा, किसके बारे में बातें कही गई हैं, तो इसका शीर्षक बन जाएगा वीर, ठीक है। क्या बन जाएगा, वीर, वीर के बारे में बात कही गई है। वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, तो गद्यांश के अनुसार अगर देखा जाए तो संकटों को देखकर वह क्या करते हैं, गाते हैं, ठीक है। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, तो पद्यांश जब पढ़ेंगे तो इसके अनुसार आप देखेंगे तो वीर सभी कार्य जो होता है वो मुस्कुराते हुए करते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे जो कि आपका इंग्लिश से सेक्शन से होगा। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शन से कि सिलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल रूप से एरर है और कहाँ पर एरर है ये बताना, ठीक है। वाक्य जो दिया गया ये दिएगा, ओ डियर द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल। यहाँ पे कहाँ पे गलती की गई ये बताना, ठीक है। तो इस वाक्य में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वन ऑफ द चैनल दिया गया, ठीक है, वन ऑफ द चैनल के स्थान पर यहाँ पे होना चाहिए था वन ऑफ द चैनल्स, ठीक है, वन ऑफ द चैनल्स होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द के बाद जो आने वाला सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ पे चैनल नहीं, यहाँ पे चैनल्स होना चाहिए था, और वर्ब जो होती है वो क्या हो जाती है, सिंगुलर होती है। इज तो सही है, तो यहीं पर गलती की गई वन ऑफ द चैनल में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। चैनल की जगह पे चैनल्स होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यू कैन गो, यहाँ पर फिल करना है, क्या भरा जाएगा, यू कैन गो डैश नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वांट टू विजिट डैश जू फर्स्ट। यहाँ दो जगह पर क्या चीज़ें भरी जाएंगी, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिक्त स्थानों को सबसे पहले ऊपर में हम भरेंगे द, और नीचे भी हम क्या लगाएंगे द, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, यू कैन गो टू द नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वांट टू विजिट द जू फर्स्ट। ये क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ दोनों नाउन का प्रयोग जो हुआ है एक विशेष मतलब स्पेसिफिक रूप में जो है प्रयोग हुआ, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे स्पेसिफिक प्रयोग हो जाए वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द गिवन ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इसका इनडायरेक्ट बताना। इसमें अगर देखा जाए तो हाउ ब्यूटीफुल सी इज सेड बेटी, यहाँ पे इसका हमें इनडायरेक्ट बताना। तो देखिए डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पोज जो होता है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में दिया गया, ये हाउ ब्यूटीफुल सी इज, ये क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम परिवर्तन क्या करते हैं, जहाँ कामा है इसको इन्वर्टर कामा के स्थान पर हम डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या फिर सरप्राइज इत्यादि में जो है चेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जो है असर्टिव में चेंज कर दिया जाता है, यानी कि हाउ, व्हाट, सच या फिर सो को आवश्यकता अनुसार वेरी या ग्रेट में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। और जो ये एक्सक्लेमेटरी का यह जो चिन्ह है इसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बेटी एक्सप्लेन्ड विथ जॉय दैट सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये हो जाएगा इसका राइट, ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में भी हमें बताना है, क्या बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, पैसिव बताना इसका। एक्टिव में दिया गया है यू कैन सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, यहाँ पे हमें इसका पैसिव वाक्य बनाना, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, कैन, और कैन जब दिया गया कैन के प्रयोग से स्पष्ट है कि इसका जो पैसिव मॉडल होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल कैन होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा, ठीक है। ये एक्टिव हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पैसिव अगर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा प्लस मॉडल वर्ब जो कि कैन है ये हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर बाई लग के फिर सब्जेक्ट फिर अदर वर्ड जो होंगे वो लग जाएंगे। तो सी पार्ट अगर हम देखते हैं तो वास्ट वैली कैन बी सीन स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, ये इसका जो है पैसिव फॉर्म हो जाएगा, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दिया गया मतलब कि मुहावरा अ बैड एग, अ बैड एग का हमें जो है इसका अर्थ बताना है कि क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है, इसका मतलब अर्थ होता है अविश्वसनीय व्यक्ति, मतलब कि समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल।
तो यहाँ पे ही इसके लिए आंसर हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स, यहाँ पे इसके लिए एक शब्द बताना है, क्या प्रयोग किया जाएगा, एक शब्द में इसको क्या कहा जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, क्या कहेंगे, एरिस्टोक्रेसी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स के लिए वन वर्ड अगर देखेंगे तो एरिस्टोक्रेसी मतलब कि कुलीन तंत्र का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे कौन सा गलत वर्ड के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एम्बेलिश जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। इसको अगर हम बात करें एम्बेलिश की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है EMBE। ठीक है, LLISH होता है। तो यहाँ पे ये इसका मतलब होता है सजाना, एम्बेलिश सजाना। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, सिंगल एल लिखा हुआ। बाकी एम्बेरस मीन्स होता है शर्मिंदा करना। ठीक है, एम्बॉडी लिखा हुआ है इसका मतलब अवतार लेना, और एम्बेरस जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आलिंगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची हमें बताना, पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची किसका, डिस्पिकेबल का पर्यायवाची बताना है। तो इसका मतलब होता है घृणा या घृणित। ठीक है, इसका अर्थ होता है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कंटेम्प्टेबल। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। ठीक है, फ्लेटिंग, फ्लेटिंग का हमें सिनोनिम्स बताना है, मतलब पर्यायवाची बताना है। इसका मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक रूप से, मतलब कि अस्थायी इसको कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मोमेंट्री। ठीक है, मोमेंट्री हो जाएगा, इसका भी मतलब होता है क्षणिक। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द बताना है। ठीक है, एडमोनिश का विलोम शब्द, एडमोनिश का विलोम शब्द होता है, पहले एडमोनिश का मतलब जानिए। तो एडमोनिश का होता है धिक्कारना। इसका अर्थ क्या होता है, धिक्कारना। और धिक्कारना का विलोम क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इसका जो एंटोनिम जो होगा अपलोड। अपलोड मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, अपलॉड, अपलॉड में क्या होता है, प्रशंसा करना। तो इस तरीके से इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बी लिटिल मतलब कमतर आंकना या तुच्छ समझना, इसका कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अभी बताना है मैस्ट्रो। मैस्ट्रो का एंटोनिम मतलब कि विलोम शब्द। मैस्ट्रो मतलब होता है कलाकार, या फिर इसको कह सकते हैं विशेषज्ञ। ठीक है, तो उसको कहेंगे मैस्ट्रो। और इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अमेचर। अमेचर मतलब क्या होता है, अमेचर मतलब होता है नौसिखिया। अमेचर मतलब क्या होता है, नौसिखिया। तो इसका ये विलोम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इंथुसिस्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है उत्साही, उत्साही। ठीक है, उत्साही इसका हो जाएगा। और जो बी पार्ट में लिखा है इसका क्या मतलब होता है, परीक्षक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब। ठीक है, वर्ब यहाँ पे हमें भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हिज वॉइस वाज डैश बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। यहाँ पे वर्ब कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाक जो वाज लगा इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में बाई लग के आ रहा है, यानी पैसिव वॉइस बना हुआ है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। ठीक है, पैसिव वॉइस इसलिए, तो यहाँ पे ड्रॉन्ड हो जाना चाहिए, ड्रॉन्ड हो जाना चाहिए। वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यहाँ पे ड्रॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द आर्टिस्ट विल अराइव डैश एन आवर। यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए वाक्य के अगर भाव के अनुसार अगर देखते हैं तो यहाँ पे विद इन लगेगा। ठीक है, विद इन मतलब के अंदर या समय के दौरान, तो इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पे होगा द आर्टिस्ट विल अराइव विद इन एन आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। द पुलिस विल the police will regard it as an accident dash any evidence to the contrary is found। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी भाव अगर देखते हैं तो यहाँ पर जब तक कि नहीं प्रयोग किया जाएगा, मतलब कि द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट। फिर इसके बाद यहाँ पे लगेगा अनलेस, अनलेस मतलब जब तक कि एनी एविडेंस टू द कंट्रेरी इज फाउंड, कोई एविडेंस नहीं मिल जाता तब तक उसे एक्सीडेंट ही कहा जाता है पुलिस के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे भरना है द डैश चेयर वाज डिस्कार्डेड बाय द टेनेंट। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोकन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट ब्रोकन हो जाएगा।
क्योंकि ये इसका प्रयोग वाक्य में एज एन एडजेक्टिव हुआ है और इसके बाद जो है नाउन चेयर का प्रयोग है। तो द ब्रोकन चेयर वाज डिस्कार्डेड बाय द टेनेंट। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ, यहाँ पर भी भरना है हमें। ठीक है, यू हैव मेमोराइज योर स्पीच डैश यू। तो यहाँ अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का, तो ये क्वेश्चन टैग है। अब क्वेश्चन टैग में अगर देखते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो यू हैव मेमोराइज योर स्पीच, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगेगा हैव नॉट यू। ठीक है, हैवंट यू। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे हैवंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन पंक्चुएटेड करेक्टली, मतलब सही रूप से लिखा हुआ ये बताना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ये कर देखते हैं 42 का, रेनू सेड कामा फिर डबल इन डॉट कामा गिव मी अ पेन फिर कामा अ पेंसिल एंड अ बुक फुल स्टॉप फिर डबल इन डॉट कामा। तो ये सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत मतलब पंक्चुएटेड हैं। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, द फायर डैश अ डेंस स्मोक, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो फ्रेजल वर्ब हो जाएगा यहाँ पे गेव ऑफ। गेव ऑफ, गेव ऑफ का अर्थ होता है उत्पन्न करना या फिर निकालना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर आउट द स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिगर आप स्पीच बताना है कौन से फिगर में प्रयोग किया, मतलब अलंकार, बेसिकली इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार। हेयर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड, स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये यहाँ पे कौन सा अलंकार है? देखिए, अगर हम बताएं इसके ऑप्शन की तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका हाइपरबोल हो जाएगा। ठीक है, हाइपरबोल मतलब कि अतिशयोक्ति कह सकते हैं हिंदी में। तो जब किसी घटना को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर या फिर घटाकर व्यक्त किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। और यहाँ पे जो पंक्तियाँ हैं वो बताती हैं कि अगर अर्थ की बात करेंगे तो सारे अरब का सुगंधित इत्र भी लहू के गंध को मिटा नहीं सकती। तो एक तरीके से ये अतिशयोक्ति में बातें कही गई हैं। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, हाइपरबोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, और अगर नो एरर है तो आपको चौथा ऑप्शन चुनना है। ठीक है, द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप, ये पहला हो गया इस तरीके से यहाँ तक लेकर यहाँ तक। फिर इसके बाद दूसरा है योर रोड सेफ इज इन्फॉर्मेस्ट ऑफ रूल्स, ये दूसरा हो गया। फिर है तीसरा है विथ जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेट रूल। अब यहाँ पे बताना कौन से ऑप्शन में गलती की गई है। तो अगर हम इसमें देखें तो पार्ट थर्ड मतलब तीसरे पार्ट में देखते हैं तो वायलेट के स्थान पर वायलेशन का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि एनी के बाद नाउन का इस्तेमाल होता है और वर्ब जो है वायलेट, ये वर्ब जो है वायलेट है, तो यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल, इसका नाउन हो जाता है वायलेशन। तो इसलिए करेक्शन की अगर बात करेंगे तो 3 पार्ट में गलती किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में हमें बताना है कि कहाँ पे गलती किया गया है। अ प्रॉब हैज बीन ऑर्डर बाय द इंसिडेंट दैट अकॉर्ड एट द सेलिब्रेशन, यहाँ कहाँ पे गलती की गई है? तो यहाँ अगर गलती की बात करते हैं तो देखिए वाक्य में अगर देखा जाए तो बाई के स्थान पर, ठीक है, यह बाई लिखा हुआ है, बाई के स्थान पर जो है फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, फॉर मतलब यहाँ पे बाई के जगह पे फॉर प्रीपोजिशन जो होता है इसका प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि ऑर्डर के साथ अगर देखा जाए तो ऑर्डर के साथ किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग होता है। जैसे ऑर्डर फॉर समथिंग, ऑर्डर टू समबडी, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर फॉर होना चाहिए था। तो गलती कहाँ पर किया गया? सेकंड वाले में किया गया, मतलब कि बाय द इंसिडेंट वाले में गलती है, तो यहाँ सी पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में दिया गया है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट into 4 segment, identify the segment which contains the grammatical error। ठीक है, until I was, ये एक हो गया सेगमेंट। still a little bit, ये दूसरा सेगमेंट हो गया। I decided to walk home, ये तीसरा हो गया। और from the metro station, ये चौथा सेगमेंट हो गया। कहाँ पे गलती की गई? तो क्वेश्चन नंबर 47 में अगर देखते हैं तो until I was जो लिखा हुआ है until I was के स्थान पर होना चाहिए although I was, क्योंकि until एक टाइम डिनोटिंग कंजंक्शन होता है, जबकि आल्दो जो होता है वो कंट्रास्ट डिनोटिंग कंजंक्शन है जो कि वाक्य में उपयुक्त अर्थ दे रहा है। तो यहाँ पे अंटिल के जगह पे आल्दो होना चाहिए था, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ दिया गया है कि इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन ग्रामेटिकल एरर।
पीपल हैज बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, कहाँ पे गलती की गई है? तो यहाँ अगर देखते हैं तो हैज़ बीन वार्निंग जो लिखा हुआ है, और पीपल हैज़ बीन के स्थान पर होना चाहिए था पीपल हैव बीन। ठीक है, पीपल हैज़ की जगह पर यहाँ पे हैव बीन होना चाहिए था। तो इस तरीके से आंसर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पीपल जो होता है प्लूरल शब्द के साथ प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब लगेगा, यहाँ पे हैज़ की जगह पे हैव लगेगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बताना मतलब कि पर्यायवाची बताना है। ठीक है, पेनुरी का पर्यायवाची, पेनुरी का अर्थ होता है गरीबी, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची हो जाएगा पॉवर्टी, जो कि ये पार्ट में दिया, इसका भी अर्थ होता है गरीबी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है, सब्सटीट्यूट गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट। ठीक है, तो इसका एक शब्द में हम क्या कहेंगे इसको? देखिए, वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, मतलब कि इसके लिए एक शब्द होगा निरक्षर, मतलब कि इलिटरेट जिसको कह सकते हैं। आंसर इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, जो ना पढ़ सके ना लिख सके उसको हम क्या कहेंगे? इलिटरेट, निरक्षर। फ्रूगल जो दिया गया इसका मतलब होता है कंजूस, फ्रूगल का क्या मतलब होता है? कंजूस होता है। ठीक है, एलिजिबल मतलब अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय होता है। चलिए, तो ये हो गया 50 क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट। अभी आधे पे पहुंचे, भी आधा बाकी, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको जीएस के हैं और 25 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, भरपूर फायदा आपको, तभी मजा आएगा। चलिए अब देखते हैं जीएस के क्वेश्चन। दिया गया है कि भीमबेटका शैलाश्रय पूरा पाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है, यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं बेसिकली किस राज्य में है ये बताना है। ठीक है, तो द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 1957-58 में इसकी खोज जो है श्री विष्णु श्रीधर के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला था। तो वह थे गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास थे। गुरु रामदास की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने शिवाजी के ऊपर जो है बहुत सारा प्रभाव डाला था। ठीक है, अगर हम बात करें शिवाजी की, तो शिवाजी जो थे वो 1627 में पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में पैदा हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम बीजाबाई था। ठीक है, और गुरु रामदास की अगर हम बात करें, शिवाजी ने जो है हिंदू पातशाही जो है अंगीकार किया था, और इन्होंने गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया था, और हिंदुत्व धर्मोद्धारक की जो है उपाधि धारण किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो यहाँ क्या हो जाएगा? हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, ये बताना। तो देखिए, बंगाल का अंतिम अगर स्वतंत्र नवाब की बात करेंगे तो वो था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। जो अलीवर्दी खान था, उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला इस गद्दी पर इसका उत्तराधिकारी बना था। सिराजुद्दौला ने अपने ही दरबार में कई प्रतिद्वंदियों से मतलब घिरा हुआ था, और इसी ने जो है प्लासी का युद्ध जीतने में अंग्रेजों की मतलब जो थे इसके प्रतिद्वंदी, उन्होंने ही लोगों ने प्लासी के युद्ध के जीतने में अंग्रेजों की मदद की थी। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। इसके मध्य कब हुआ था? 23 जून। ठीक है, 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? इस नाम की सेना किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने जो है फ्री इंडियन लीजन नामक जो है सेना को बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, 55 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल कब विभाजित हुआ? ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बंगाल कब विभाजित हुआ, इसका आंसर बताना है। ये बंगाल के विभाजन की अगर हम बात करेंगे तो बंगाल विभाजित हुआ था 1905 में। 1920 जुलाई 1905 को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और इसी के विभाजन के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के
बहिष्कार किया गया था। ठीक है, तो इसी के खिलाफ जो है ये आंदोलन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में वर्तमान चीता की जनसंख्या जो है 2967। इसका निर्धारण 2021 में एक प्रक्रिया के तहत किया गया, जिसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं जनगणना। ठीक है, जनगणना कहते हैं। 2022 में जो रिपोर्ट आई है उसमें बाघों की जनसंख्या अभी अगर हम बात करेंगे तो 3167 है, 3167 बाघों की संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 की भारत की जनगणना होगी और वो कौन सी जनगणना होगी? तो 2021 की जो भारत की जनगणना होगी वो होगी भारत की 16वीं जनगणना। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, 2021 का जो थीम रखा गया वो क्या रखा गया है? जनगणना का जन भागीदारी से जन कल्याण, इसका थीम रखा गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिम तट का हिस्सा नहीं? इनमें से पश्चिम तट का हिस्सा न्याया सेवा, मार्मोगांव, तूतीकोरिन, कोची। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? 58 का सी पार्ट। तूतीकोरिन जो है वो पश्चिमी का हिस्सा नहीं, भारत के पश्चिम क्षेत्र का समुद्री तट का हिस्सा नहीं है। तूतीकोरिन जो पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु का स्थित है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो आंसर इसका हो जाएगा तूतीकोरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में क्या पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचाता? इनमें से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, सोलर एनर्जी जो होता है वो पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था वर्ष 1986 में। 23 मई 1986 को जो है पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो सरकार की संसदीय प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी संस्था भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार रखती है? तो वो संस्था है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है अंतिम अधिकार रखती है, अंतिम जो है भारतीय संविधान की व्याख्या करने की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को इसमें से अगर देखा जाए तो वो शामिल किया था 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उसके द्वारा स्वर्ण सिंह समिति आई थी, उनकी सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग 4 के का तथा अनुच्छेद 51 का को जोड़कर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि जब किसी कमरे को एक कोने में सेंट की बोतल खुली रखी जाती है तो इसकी गंध कमरे के सभी हिस्सों में महसूस होती है। यह किसकी घटना के कारण होती है, ये बताना। तो ये होता है विसरण की घटना के कारण, मतलब डिफ्यूजन जिसको कह सकते हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर 65 का क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है किस पर? मानव जो आँख है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनाती है? तो मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होती है वो रेटिना पर बनाती है अपने। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने तात्कालिक ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लैक्सी कैश लॉन्च किया, जो कि तात्कालिक ओडी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराता है? किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा देश लगातार दूसरी बार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी यानी FDI का सर्वोच्च स्रोत रहा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट सिंगापुर। और 2023-24 में भी सिंगापुर ही भारत के FDI के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं? इनमें से इंटरनेट प्रोटोकॉल की अगर हम बात करेंगे तो HTTP होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP नहीं होता। ठीक है, HTTP जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं होता। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी परिवर्तित नहीं की जा सकती? रैम और रोम। और इसके अलावा दिया गया है द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी। इसमें से कौन सा चेंज नहीं किया जा सकता?
तो अगर देखा जाए तो बी और सी मतलब कि रोम और सी मतलब सेकेंडरी मेमोरी, ये चेंज नहीं किया जा सकता। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, चमड़े के कार्यों के लिए, चमड़े के कार्य के लिए अगर देखते हैं सॉरी, तो इसका आंसर है ए पार्ट, आगरा। आगरा जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे जो है स्थित है। सॉरी, स्थित नहीं है, गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सा शहर, लखनऊ तो स्थित है। ठीक है, इसके अलावा लखीमपुर खीरी भी आता है। अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या गोमती नदी के किनारे नहीं है, बाकी जौनपुर भी आता है। अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च किया है। तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है लॉन्च हुआ है, ये जापान के देश के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से काम करता है। ठीक है, 5G की तुलना में कितने गुना, तो 20 गुना तेजी से काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। तो उनका नाम है लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग है जो कि सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 जो कि आपका मैथ से होगा। मैथ को करते हैं, इसके बाद जो है प्रैक्टिस समाप्त करते हैं। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 38 है, तो हमें मान निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का हमें मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान 11 दिया गया है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 38 दिया। कैसे निकालेंगे, तो जो a प्लस बी प्लस सी का मान है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे दोनों साइड वर्ग। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम खोलते हैं, ओपन करते हैं a प्लस बी प्लस सी को, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट बंद, इधर हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर मान क्या हो जाएगा 121 माइनस 2 गुणे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 38 है, तो 38 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से हो जाएगा 121 माइनस 76। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 45। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पता चलेगा कितना, 45। ठीक है, अब जो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो इसलिए यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान हमें पता है कितना, 11 दिया गया, तो 11 गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमें पता है कितना है 45, तो गुणे 45 माइनस करके अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या हो जाएगा 38, तो माइनस करके ये 38 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद है, 11 गुणे 45 माइनस 38 तो हो जाएगा 7, और इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77, तो यही हमें निकालना था। ठीक है, यही मान तो निकालना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 77 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 77 है कि यदि एक 9 अंकों की संख्या है और इसमें 88 से विभाज्य है तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x माइनस वाई का मान क्या होगा। चूंकि ये जो संख्या दी गई है क्या है, जो है 88 से विभाजित है, ठीक है। संख्या क्या है 32x 411 5y2 ये संख्या, और ये किससे विभाजित है 88 से। 88 से विभाजित है मतलब कि ये 11 और 8 से भी विभाजित होगा, दोनों से अलग अलग विभाजित है। तो 8 से अगर विभाजित है, 8 से विभाज्य होने के लिए विभाज्य होने के लिए जो है y बराबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। y बराबर 1 अगर हम बात करेंगे रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 से विभाज्य होने के लिए हम क्या करते हैं अल्टरनेट जोड़ के घटाते हैं, ठीक है। 11 से विभाज्य होने के लिए तो हम जोड़ेंगे कैसे 3 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2, ये एक अल्टरनेट हो जाएगा और माइनस करके फिर लेंगे तो 2 प्लस 4, ठीक है, 2 प्लस 4 प्लस 1 और प्लस वाई हो जाएगा। इस तरीके से अल्टरनेट तो लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 माइनस, अब दोनों में जो बड़ा होगा उसको पहले रखेंगे, मतलब निगेटिव नहीं आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस वाई, और ये जो है डिवाइडेड हो जाएगा 11 से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 7 1 8 1 9, ठीक है। 5 3 8 और 3 11, 11 प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 2 6 7 और y बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 के अपान 11 के हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम घटाएंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 प्लस एक्स अपान 11 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस एक्स बराबर 11 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 11 माइनस 3 तो 8, x बराबर मान आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसलिए जब x बराबर 8 आ गया तो 4x माइनस वाई बराबर 4 गुणे 8 माइनस 1 तो 32 माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 31। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है 31 सही है, जो कि दिया गया है डी पार्ट में। तो इस तरीके निकालते हैं आंसर, इसका क्या हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, कुछ दिया गया है इस तरीके से। 78 दिया गया है कि वैल्यू निकालना है हमें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश 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 करके प्लस 2n माइनस 1 तक, इसका वैल्यू हमें निकालना है मान क्या होगा, ठीक है। तो ये अगर आप देखते हैं जो श्रेणी में दिया गया संख्या श्रृंखला जो दिया गया है किस में दिया गया है समांतर श्रेणी में दिया गया है, ठीक है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 दिया गया है, माने कि अगर डी निकालते हैं सर्वांतर तो 3 माइनस 1 बराबर 2 आ जाता है, ठीक है। एन जो यहाँ पर है पदों की संख्या है, ए जो हो जाएगा प्रथम पद और डी क्या होता है सर्वांतर हो जाता है। तो इसका योग अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, योग का फार्मूला होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फार्मूला है योग निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा n/2, 2 गुणे 1 का a का मान 1 है, ठीक है, 1 हो जाएगा और दिया गया है प्लस करके n माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 2, ठीक है। ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर अब क्या हो जाएगा अगर हम इसको गुणा भाग करते हैं तो ये हो जाता है n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2, ये हो जाता है, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 2n/2 मतलब कि 3n/2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एकम 2 एकम 2 2 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 2n माइनस 2, ठीक है, ये हो गया।
एक गलती यहाँ पर किया गया है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से देखते हैं। देखिए 2n-2 है तो 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2n बचेगा, ठीक है। गुणे में जाएगा, ये 0 हो जाएगा भाग, तो यहाँ पे 2n, तो गुणे में है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n गुणे n इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा गलती से देखिए कोई दूसरा आंसर आ गया, तो n गुणे n इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। n गुणे n इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट सही था, बस थोड़ा गलती हो गया था उसमें गुणा भाग करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 और 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 12, 18, 24 और 30 संख्या दिया गया, तो इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेगा तो 360 आ जाएगा, 360। तो इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या जो होगी, ये जो दिया गया कि शेष 4 बचता है, तो अगर हम इसमें 4 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 364। अब जब 364 हो जाएगा तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है, 364। चलिए इसको करना है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 80। तो इसको सॉल्व करिएगा, ये गुणा भाग जोड़ घटाव करना है, यहाँ पे करके इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। जो है आपका इसका आंसर जो होगा वो डी पार्ट होगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा इसका क्या आंसर आता है। चलिए 81 देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 12 संख्याओं का एवरेज दिया गया है 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज दिया गया है 40 और पहली 4 संख्याओं का एवरेज दिया गया है 44। छठी 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, तो 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 12 संख्याओं का जो औसत दिया गया है 42, अगर हम इसको निकालें तो 12 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा। तो 12 संख्याओं का कुल योग क्या निकालते हैं, 12 संख्याओं का कुल योग जो होता है हो जाता है, इसमें क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं औसत से, तो 12 गुणे 42 कर देंगे तो ये हो जाएगा 504, ये कुल योग आ गया। अब अंतिम 5 संख्याओं का दिया गया है क्या, औसत, ठीक है। तो अंतिम 5 संख्याओं का हम एवरेज निकालेंगे, अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा, सॉरी एवरेज तो दिया ही गया है, तो योग निकाल लेंगे, योग निकालेंगे तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत है 40, तो 40 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। इसके बाद पहली 4 संख्याओं का औसत दिया गया है, पहली 4 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो इसका हम योग निकालेंगे, तो कितना दिया गया 44, तो इसको अगर 4 से गुणा कर देंगे तो हमें इसका कुल योग निकल के आ जाएगा, जो कि होता है 176। अब इसके बाद मान लेते हैं छठवीं जो संख्या है वो कितनी है, x है, ठीक है। तो 5वीं संख्या क्या हो जाएगी, 5वीं संख्या क्या हो जाएगी, 5वीं संख्या हो जाएगी x + 6, क्योंकि कहा गया कि 5वीं संख्या से 6 कम है, तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे 5वीं में, तो छठवीं संख्या क्या हो जाएगी, जो है छठवीं संख्या की x + 6 हो जाएगी। और 7वीं संख्या क्या हो जाएगी, 7वीं संख्या के बारे में कहा गया है कि x + 5, मतलब वो 5 कम है छठी संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से 5वीं, छठी, 7वीं तीनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। अब हम क्या करना है, प्रश्न के अनुसार जो टोटल योग आया है, ठीक है, टोटल योग जो आया है चलिए टोटल योग जो आया 504, तो इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं टोटल 12 संख्याओं का तो हमें टोटल योग के बराबर हो जाएगा। तो हम इनको जोड़ते हैं, पहले जो आया पहली 4 संख्या 176, तो इसको लिखते हैं प्लस 4 हो गया। 5वीं संख्या कितनी है, x + 6 है, तो इसको लिखेंगे। छठवीं संख्या कितनी x है, तो इसको लिखेंगे, ऐड करेंगे। फिर 7वीं संख्या है x + 5, तो इसको ऐड कर देंगे, प्लस अंतिम जो 5 संख्या उनको हम ऐड करेंगे, तो उनका योग क्या है 200 है, ये बराबर क्या है 504 के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, तो x 3 जगह x है तो ये हो जाएगा 3x प्लस बाकी सारी संख्याएं, तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 387 आ जाता है, ये बराबर है 504 के। तो यहाँ से 3x बराबर 504 माइनस
504 माइनस 387, तो इसको अगर हम इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 504 में से अगर 387 घटाते हैं तो 117 आ जाता है, और x बराबर हो जाता है 3 त्रिकन 9 2 3 9 27, तो x बराबर हो जाता है हमारा कितना हो जाता है, x बराबर 39 हो जाता है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, ठीक है, हमें निकालना है पाँचवीं और सातवीं संख्याओं का औसत। तो यहाँ से पाँचवीं संख्या क्या आ जाएगी, x+6 मतलब 39 + 6 कितना होता है 45, और सातवीं संख्या x+5 मतलब 39 + 5 मतलब कि 44। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालते हैं कैसे, एवरेज निकालने के लिए हम 45 + 44 करते हैं, और 22 संख्या है तो 2 से हम गुणा कर देते हैं, सॉरी भाग कर देंगे, क्या निकल रहा है मुझसे 45 और 44 जोड़िएगा तो 5 4 9 4 4 8 89/2 आएगा, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 44.5 आ जाएगा। तो हमारा एवरेज इसमें 44.5 हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरीके से लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, एक वॉलेट में 10 और 50 रुपए के जो है मूल नोट हैं। नोटों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। 10 और 50 रुपए के नोटों की संख्या जो है 1:2 अनुपात में है। वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं ये बताना है। तो देखिए कुल रुपए के लिए हम क्या करेंगे, कुल रुपए कितने हैं, तो कुल नोटों की संख्या 12 है, और 12 में जो 10 रुपए के नोट की संख्या कितना अनुपात में है, तो 1:2 मतलब कि 1/कुल 2 हो जाएगा रेशियो में। जैसे 1:2 इसका कुल कितना हो जाएगा 3 रेशियो का, तो 1 अगर निकाला जाएगा सेपरेट तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इंटू ये 10 के हो गए तो गुणा कर देंगे, प्लस 12 नोटों में फिर कितने 50 के नोट हो तो 2 रेशियो में, तो कुल 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 के नोट, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 4 बार जाएगा, 3 से 4 बार जाएगा, ठीक है। 10 चौक 40 प्लस 4 दूनी 8 पंचे 40, 400, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 440 रुपये आ जाता है, और यही हमारा कुल रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 440 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। तो इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि ए और बी के वजन का योग 80 kg है। ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है। दोनों के वजन का अंतर ज्ञात करना है। प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें 83 में तो क्या दिया गया, ए और बी के वजन का योग 80 kg है, मतलब कि ए प्लस बी का योग अगर देखते हैं तो 80 kg है। अब चूंकि यहाँ पे दिया गया ए के वजन का 50% मतलब कि a/2 कर देते हैं। ये किसका है, बी के वजन का 5/6 गुना है, तो इसको बराबर कर देते हैं। ये दोनों कहा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो a/b बराबर ये आ जाता है 5/3 के, ठीक है। तो 5 3 8 टोटल रेशियो 8 हो जाएगा, तो 8 रेशियो के बराबर 80 के हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 10 क्या आ जाएगा यहाँ से। तो हमें क्या निकालना, दोनों का अंतर, तो मतलब a माइनस बी मतलब 5 रेशियो माइनस 3 रेशियो करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 रेशियो बचेगा। 1 रेशियो का हमें मान पता है, तो 2 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 2 रेशियो का मान हो जाएगा 2 × 10 यानी कि 20 kg हो जाएगा, और यही हमें निकालना था। तो इस तरीके से हम जो है निकाल लेंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा 20 kg, आंसर क्या हो जाएगा 20 kg हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कमी को कुल कमी को ज्ञात करना। तो देखिए जब इस तरीके से अगर त्रिज्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है ना, तो x + x ± xy/100, तो यही पर लगाएंगे। तो कमी की जाती है तो माइनस करेंगे तो -11 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों माइनस है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 11 × 11/100। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो -22 आ जाएगा, प्लस 11 गिरे हम 121/100 हो जाएगा। और सॉल्व करते हो -22 प्लस ये हो जाएगा 1.21, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.21 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ना, अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, तो -20.79 हो जाता है, और माइनस मतलब ये इतने % की कमी हुई है, ठीक है। माइनस ये दर्शाता है कि उसके क्षेत्रफल में 20.79% की कमी हुई है।
तो 20.79% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट में लिखा हुआ जो कि। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। 85 दिया गया है कुछ इस तरीके से, देखते हैं हिंदी में, देखते हैं इसको। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 28% अधिक है। अगर दुकानदार 25% की छूट देता है तो लाभ अथवा हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो लागत मूल्य से 28% अधिक है, मतलब अंकित मूल्य जो दिया हुआ है, मतलब कि उसका एमआरपी अगर हम देखें तो 128 हो जाएगा, और उसका सीपी मतलब क्रय मूल्य जो दिया गया है 100 पर 28% हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो अगर जब छूट दिया जाता है तब हान परसेंट निकालते हैं, सीपी अपान एमआरपी बराबर 100 माइनस डी मतलब डिस्काउंट मतलब छूट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट इंटू लॉस, प्रॉफिट बाई लॉस मतलब जो भी हो, ये फार्मूला होता है डिस्काउंट अगर दिया जाता है और लाभ हान पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे सीपी हमने 100 माना है, एमआरपी हमने 128 है, ये बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है तो 25% की छूट तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 100 माइनस 25 अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस मान लेते हैं कि एक्स है तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 100 बटा 128 बराबर ये 75 बटे 100 प्लस माइनस एक्स, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 दूनिया 8, 32 आ जाता है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस एक्स बराबर 32 तियाँ कितना होता है 96। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 96 माइनस 100, यानी कि ये हो जाता है आपका जो है -4%। तो माइनस डिसाइड करेगा कि ये हानि हुआ है, ठीक है। अगर प्लस में आता तो मतलब लाभ हो जाता, तो 4% का हानि हुआ उसे, 4% इसका हो जाएगा हानि, जो कि दिया गया है डी पार्ट में। तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। 85 हो गया, 86 देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपये। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। चलिए 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ मतलब 20×2500 मतलब कि 1/5 हो जाता है, मतलब 5 रुपये की सामान 6 रुपये में बेचा जाता है। ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। इसके बाद कहा जाता है कि 18% की हानि हो गई। 18% अगर हानि पर बेचा जाता है मतलब कि 18/100 करेंगे, 2×9 = 18, 2×50 9/50 आ जाएगा ये, मतलब कि 50 रुपये की सामान है और उसको हम बेचते हैं 41 रुपये में। तो यहाँ पे इन दोनों में विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया है 570 रुपये का। तो हम यहाँ पे विक्रय मूल्य देखते हैं, तो पहले विक्रय मूल्य बराबर अंतर देखने के लिए हमें क्रय मूल्य बराबर करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 5 है। तो 5 और 50 को हम कैसे बराबर करेंगे, तो यहाँ अगर हम भाग कर देते हैं, गुणा कर देते हैं 10 से, तो ये हो जाएगा 10×5 = 50 और ये हो जाएगा 10×6 = 60। तो इस तरीके से ये बराबर हो जाएगा 50-50। तो क्रय मूल्य बराबर हो गया, तो अब हम डिफरेंस ले सकते हैं। तो डिफरेंस अब 41 और 60 में लेंगे, तो 41 और 60 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 60 और 41 का डिफरेंस होता है 19। तो 19 रेशियो के दिया गया है 570, तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 19 × 57 यानी कि 30। अब यदि इसे 12% की हानि पर बेचा जाए, 12% की हानि पर कह रहा है बेचा जाए, मतलब कि 12 बटे अगर हम 100 करते हैं मतलब कि 2×6 = 12, 2×5 = 10 यानी कि 6 बटे हम 50 करते हैं, मतलब कि 50 रुपये की सामान को हम 6 रुपये कम में बेचेंगे, मतलब कितना हो जाएगा 44 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। एसपी और ये हो गया सीपी। सीपी हमारा बराबर होना चाहिए क्योंकि 50 ऊपर है तो 50 अब हर जगह उसी रेशियो में लेंगे। तब क्या पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा।
तो हमें पता है वस्तु का विक्रय मूल्य जो रेशियो आया 1:30 के, तो यहाँ पे आ गया 44, तो 44 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1:30 के, तो 44 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 30 × 44, 30 × 44। इसको हम गुणा करते हैं तो 4 × 12, 4 × 12 1 13, 1320 रुपये। तो 12% की हार पर जब बेचेंगे तो 1320 रुपये में उसको बेचेंगे, ठीक है। और यहीं पर जब क्रय मूल्य अगर पूछ लेगा तो क्रय मूल्य 50 रेशियो दिया गया है, तो 50 × 30 कर देंगे और ये हो जाएगा 1500। तो उसका जो खरीद मूल्य यानी कि क्रय मूल्य सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस वो 1500 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है 1320 विक्रय मूल्य, तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। अब देखते हैं 87। 6000 रुपये की 87 क्वेश्चन नंबर है। 6000 रुपये की राशि है, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7800 हो जाती है। ब्याज दर में 2.5% की वृद्धि होने पर यही राशि इसी समय अवधि में कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे जो कि चक्रवृद्धि जो होता है अमाउंट बराबर मूलधन इंटू 1 + r अपान 100 का स्क्वायर। तो इसमें हम रख देते हैं मान को रखेंगे, और जब ये 2.5% की वृद्धि है, यानी कि 2.5% की अगर वृद्धि करेंगे तो कितना था, पहले ये नहीं बताया गया ब्याज दर में कितना परसेंट था, लेकिन ये बताया गया कि 78,000 रुपये है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लगाते हैं इसमें ब्याज निकालेंगे, ठीक है। ब्याज बराबर हो जाएगा PRT मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस वाले फार्मूले को लगाएंगे तो यहाँ पे ब्याज क्या हो जाएगा, 7800 रुपये हो जाती है, 6000 रुपये था पहले, तो ये हो जाएगा आपका 1800 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज आ गया। तो 1800 ये हो जाएगा, पी का मान दिया गया 6000 इंटू रेट पता नहीं है पहले वाला, फिर इसके बाद टी दिया गया है 4 वर्ष, तो इसको लगा देंगे इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 त्रिक 18 30 हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 30/4 मतलब कि 7.5, ठीक है, परसेंट। ये आ गया पहले वाला हमारा रेट। अब ये जो रेट आया है तो अब कह रहा है कि इसमें 2.5% की वृद्धि कर दे रहे हैं। कितना कर दे रहे हैं, 2.5% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा आपका 10% अब ओवरऑल। तब पूछा जाएगा कि जब इस समय अवधि में निकालेंगे तो कितना यही राशि होगा। तो यहाँ से ब्याज अब निकालेंगे तो ब्याज क्या निकलेगा, 6000 रुपये पर ही 10% की ब्याज से 4 वर्षों में अपान 100 करेंगे, 2 जीरो कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 6 चौके 2400 रुपये। तो राशि कितनी हो जाएगी, तो ये ब्याज निकला है 6000 रुपये था, तो प्लस 2400 इसी में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 2 8400 रुपये। तो फाइनल जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 8400 रुपये, ठीक है। तो 8400 इसका राइट हो जाएगा सी पार्ट। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। चलिए इसमें कोई इसका मतलब नहीं है था, ये तो मतलब है मुसीधन का, अभी अगले वाले क्वेश्चन में जो है ये लगेगा फार्मूला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि पर 14% प्रतिदर की दर से 2.5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 1 रुपये की निकटतम बताना। तो यहाँ अगर देखते हैं तो ये फार्मूला लग जाएगा 1P × 1 + R अपान 100 की होल स्क्वायर, ये 1 + 5/7 × R अपान 100, ठीक है। ये जो लिखा हुआ लास्ट में ये आपका जो समय दिया गया है 2.5/7, तो पहला जो होगा ये 2 वर्षों के लिए है, और बाकी जो 5/7 वर्ष है इसके लिए जो है ये फार्मूला बीच में इसी से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे P मतलब मूलधन दिया गया है 10,000, ठीक है। मूलधन कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया है, इंटू 1 + R का मान कितना दिया गया है, मतलब दर कितना है, रेट है 14%, 14/100 का होल स्क्वायर इंटू 1 + 5/7 × 14/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10,000 सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 100 एकम 100 114/100, 114/100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 5 दूनी 10, तो 10 11 110/100। यहाँ से 1 जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो 10,000
57/50, 57/50 को हम 2 बार लिख देंगे, 57/50 इंटू 57/50 इंटू 11/10, ये आ जाएगा आपका। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 1 2 3, 3 0 1 2 3, 3 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया। काट पीट के इसके बाद ये आपका मान आ जाएगा लगभग 14,296 रुपये, 14,296 रुपये, जो कि ये निकटतम होगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा 14,296 रुपये। अब 14,296 रुपये ये आपका आ गया अमाउंट। हमें पूछा क्या था, जबकि बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, तो अमाउंट जब इतना आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे कैसे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है अमाउंट माइनस मूलधन, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 14,296 माइनस मूलधन है 10,000, इसमें से अगर घटाएंगे तो 4,296 रुपये इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, 4,296 रुपये। सी पार्ट राइट। तो इस तरीके से लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 89। एक दिया गया है एक 1,50,000 की धनराशि को ABC के मध्य इस तरह विभाजित किया जाना है जिससे उन्हें क्रमशः 20%, 30%, 50% प्राप्त। एक को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, जिसे उन तीनों के मध्य क्रमशः 50%, 30% और 20% के प्रतिशत में विभाजित किया गया था। अब ज्ञात करना है कि बी को उन दोनों बंटवारों में कुल कितनी राशि जो है प्राप्त हुई थी, ये बताना है। ठीक है, बी को उन दोनों बंटवारों में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। तो देखिए, मान लेते हैं कि दूसरी प्रकार की जो कुल धनराशि होगी, तो दूसरी प्रकार की धनराशि के बारे में नहीं बताया गया है कि वो कितनी धनराशि है, तो उसको हम मान लेते हैं। तो दूसरी प्रकार की धनराशि वो कितनी है, दूसरी प्रकार की जो धनराशि है वो x मान लेते हैं, x है। ठीक है, x रुपये है, ये हो गया। तो पहले में जो b को प्राप्त हो, b को ही हमें निकालना है क्योंकि b से ही पूछा गया। लेकिन हमें यह ज्ञात करना है कि जो मिली थी उसमें तीनों के मध्य जो है 25, 30 और 20% के प्रतिशत में विभाजित किया गया था। तो और ये कह रहा है कि ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी। तो ए को प्राप्त हुई राशि जो पहले में कितनी प्राप्त हुई, तो 20%। तो हम यहाँ से इसको निकालेंगे 1.5 लाख, 1,50,000 गुणे 20% इसका निकाल लेंगे तो हमें दूसरी धनराशि प्राप्त हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा x इंटू 50%। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा x इंटू 50% के, क्योंकि दूसरी धनराशि में ए को 50% राशि मिली है। ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे 50% लिखा, तो x इंटू 50% हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके क्या निकलेगा, 1 2 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये 50% को हम लिख सकते हैं 50/100। ठीक है, 50% को 100 लिख सकते हैं, तो ये बटे 2 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 15 दूना 30 दूना 60, 60,000 रुपये। x का मान कितना आ गया, 60,000 रुपये। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 60,000, मतलब दूसरी जो धनराशि है वो 60,000 है। तो b को जो प्राप्त हुआ है दोनों बंटवारे में, राशि, उसको हम अब गणना कर लेंगे। तो पहली जो धनराशि 1,50,000, उसमें मिला है 30% बी को, प्लस 60,000 जो दूसरी धनराशि आई है उसमें इसको मिला है 30%। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं, 1 2 0 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से कैंसिल होगा, ये बचेगा 15 तिया 45,000 प्लस 6 तिरिक 18,000, और 45 और 18 होता है 63। तो टोटल जो बी को राशि मिला है वो कितना मिला है, 63,000 मिला है। तो इस तरीके से बी की राशि निकल आएगी, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। 90 में दिया गया है कि रेशियो प्रोपोर्शनल से है, इस तरीके से 90 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक है, ये देखिए 90 में दिया गया है कि एक मिश्र धातु में तांबे और टिन का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है तो इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टिन की मात्रा का 2 गुना हो जाता है। इस मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी है ग्राम में। इसको कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं मिश्र धातु में तांबे की मात्रा क्या हो जाएगी, 3:2 रेशियो है, 3:2। ठीक है, तो यहाँ पे तांबा अगर हम बात करते हैं, तांबा कितना मान लेते हैं 3x,
और 3 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार 3x बाई प्लस 3x प्लस तांबा मिलाया जाता है 250 ग्राम, तो 250 ऐड करेंगे तो अपान 2x करेंगे तो ये हो जाता है इसका 2 गुना। ठीक है, उपस्थित टिन की मात्रा का 2 गुना हो जाता है, तो 2 अपान 1 कर देंगे। अब ये जो समीकरण बना है इसको हम कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, ये हो जाएगा 3x प्लस 250 बराबर 2 दूनी 4x, ये उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 250। ठीक है, तो टिन की मात्रा क्या आ जाएगी, टिन की मात्रा क्या हो जाएगी, टिन की मात्रा है 2x, तो 2x मतलब 2 गुणे 250 मतलब कि 500 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 500 ग्राम, जो कि डी पार्ट में दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, क्या दिया गया है 91 के अगर हम आंसर की बात करेंगे, दिया गया है ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 4:5:3 है। ठीक है, 4:5:3 है ए बी सी और क्षमताओं का अनुपात, ये क्षमता का कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है। अब अगर बात करें तो एक साथ काम करने पर तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये पता करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में काम करेंगे 5 4 9 3 12 काम। ठीक है, क्षमता है, कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता जोड़ेंगे तो पर डे का काम आ जाएगा, तो 12 काम एक दिन में मिलकर करेंगे तीनों। तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा, पूरा कार्य की अगर हम बात करेंगे तो 12 गुणे 25 दिन करेंगे, तो 12 गुणे 25 करेंगे तो पूरा कार्य हो जाएगा 300। ठीक है, 300 कार्य हो जाएगा। अब ए प्लस सी कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि ए प्लस सी दोनों मिलकर काम का 35% करने में कितना समय लेंगे, तो 35% करने में लगा समय, 35% करने में समय कितना लगेगा, तो 300 पूरा काम है बटे ए प्लस सी का काम कितना है, तो 4 3 7। ठीक है, यहाँ से अगर ए प्लस सी निकालते हैं तो 4 3 7 हो जाएगा, तो बटे 7 हो जाएगा, इंटू इसका 35%, तो 35/100 हो जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं, डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 बजे 35, तो 5 या 15 दिन। तो ए प्लस सी को काम पूरा करने में 35% लगेगा 15 दिन, तो आंसर क्या देगा 15 दिन इसका राइट है, जो कि बी पार्ट में दिया गया। ठीक है, चलिए तो इस तरीके लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। दिया गया है डिलीवरी बॉय की कोई वस्तु डिलीवर करने प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय से चलता है। उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलाया। उसने वस्तु देकर भुगतान लेने के लिए 15 मिनट की प्रतीक्षा भी किया। भुगतान के बाद वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हुए प्रातः 11:25 अपने कार्यालय पहुंच गया। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। तो कुल दूरी मान लेते हैं यहाँ से चला और यहाँ को गया, तो ये दूरी मान लेते हैं x। ठीक है, कुल दूरी कितनी मान लेते हैं x, ए से बी तक जाने में लगा। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करें समय की, ठीक है, x दूरी है, x दूरी को 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो x/32 एक तो समय ये हो गया, प्लस वो 15 मिनट की प्रतीक्षा करता है, मतलब 15 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस फिर वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, मतलब कि x/24 हो जाएगा उसका समय। तो ये पूरा टोटल समय आ गया जो उसने लगाया, और ये किसके बराबर है, ये पूरा 10 बजे से लेकर 11:25 तक, यहाँ 10 बजे चलता है और 11:25 तक जो है वापस पहुँच जाता है, 11:25 तक फिर वापस पहुँच जाता है, 11:25 तक वापस पहुँच जाता है। तो इन दोनों समय के बीच का डिफरेंस मतलब कितना हो जाता है, 1 घंटा 25 मिनट, 10 से 11 घंटा 25 मिनट हो जाएगा। तो 1 घंटा 25 मिनट मतलब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 1 सही 5/12 घंटा। तो यही जो समय निकल के आया इसके बराबर हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पक्षांतर करते हैं, x/32 प्लस x/24 बराबर 12 कम 12 पंचे 12 5 17/12 माइनस 1/4। सॉल्व करेंगे, यहाँ 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 एलसीएम होगा तो यहाँ हो जाएगा 17 माइनस 4 3 12 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इधर एलसीएम हो जाएगा 96।
तो इधर क्या हो जाएगा 32, 96 अगर एलसीएम हो गया तो 3 से अगर गुणा करेंगे तो 32 3 96, तो 3x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 24 चौका 96 मतलब 4x हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 3 7 x बटे 96 हो जाएगा। इधर 17 माइनस 3 जाएगा तो 17 माइनस 3 हो जाएगा कितना 14 बटे 12। कैंसिल करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 12 8 96, x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 2 माने कि 16। तो x का मान हमें कितना आ गया 16 किलोमीटर। अब वो जाता है 16 किलोमीटर और फिर वापस आता है 16 किलोमीटर, तो कुल दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, कुल दूरी पूछा गया है, कुल दूरी हो जाएगा 2x, मतलब x किलोमीटर जाता है, किलोमीटर वापस आता है तो 2x चलेगा। तो 16 गुणे 2 मतलब कि 32 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कुल दूरी। तो आंसर 32 किलोमीटर होगा, ना कि 16 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा 32 किलोमीटर, जो कि ए पार्ट में दिया गया है 32 किलोमीटर। तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। दिया गया है कि एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x से y स्थान पर जाता है। मान लेते हैं x से y स्थान पर, ये हो गया y, ये हो गया x पर जाता है कितनी चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और लेकिन y से x जब स्थान पर आता है तो ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। उसकी औसत चाल, तो औसत चाल जब निकाला जाता है, किसी भी औसत चाल निकालेंगे तो क्या होता है, उसका फार्मूला 2x1 x2 अपान x1 प्लस x2, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे लिख देंगे तो पहला जो उसका चाल है 20 गुणे दूसरा चाल है 25 अपान x1 प्लस x2, मतलब कि 25 20 प्लस 25, तो 2 गुणे 20 गुणे 25 बटा 20 प्लस 25 हो जाएगा 45। सॉल्व करेंगे इसको, 5 25 5 9 45, 20 दूना 40, 5 200 बटे 9, और सॉल्व करेंगे 2 से बटे 9 को लिख सकते हैं 22 से ही 2 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आ गया औसत चाल, 22 से ही 9 बटे 2, 22 से ही 9 बटे 2, 2 बटे 9, 22 से ही 2 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी पार्ट करेक्ट। तो एवरेज स्पीड इस तरीके लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 94। एक नाव के द्वारा बताना है, एक नाव के द्वारा चली गई दूरी बताना है। 94, एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, वो भी घंटों में बताना है। तो मान लेते हैं शांत जल में, नाव की चाल इसमें दिया गया नहीं है तो नाव की चाल x मान लेते हैं। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी x, नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न के अनुसार समय बराबर है दोनों ओर, तो क्या करेंगे, 13 किलोमीटर की यात्रा करता है, कितना समय लेगा ये दूरी, सॉरी चाल, 13 किलोमीटर की चाल में उसके द्वारा अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा, उसके द्वारा बहाव के पूरे 7 किलोमीटर की यात्रा में चला गया चाल, तो चाल बराबर जाएगा x, बहाव के समय साथ जाएंगे तो x प्लस 3 किलोमीटर ये चलेगा चाल, मतलब नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ के चाल जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 7 अपान x माइनस 3। अगर विपरीत आएगा तो 7 किलोमीटर आता है, तो उस विपरीत में धारा की चाल घट जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 13x माइनस 13 3 39 बराबर 7x प्लस 7 3 21, और इसको सॉल्व कर 7x इधर आएगा तो 13x माइनस 7x बराबर 39 प्लस 21, 13 में से 7 जाएगा तो 7 6 13, 6x और 39 और 21 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10। अब ये जो x माना था नाव की चाल आ गया, x की चाल, नाव की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें 44.8 स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, तो क्या करेंगे, समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है फार्मूला, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो स्थिर पानी है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 44.8 बटे चाल निकाल के आया 10, तो 10 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा कितना
अगर दशमलव हटाते हैं तो 448/100 घंटे हो जाएगा, और इसको अगर भाग करते हैं डिवाइड तो 112/25 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 सही 12/25 घंटे हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन के फॉर्म में। क्वेश्चन में 4 सही 12/25 दिया था, इसलिए इसको इस तरीके से हम लोगों ने किया। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। आंसर क्या है? डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। आप देखेंगे 95 रेशियो से है, सॉरी अनुपात तो दिया गया है, ये वर्तमान आयु मतलब आयु से रिलेटेड है। चलिए 95, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया कितना? 8/8 9 वर्ष के बाद यह अनुपात 19/21 हो जाएगा। सी बी से 5 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो सी की वर्तमान आयु बताना। 5 वर्ष नहीं है, ये है 3 वर्ष। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, यहाँ पे 3 वर्ष लिखा है, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। सी बी से 3 वर्ष छोटा है। चलिए इसको लगाते हैं क्वेश्चन को। तो वर्तमान आयु क्रमशः मान लेते हैं इसका कितना है। तो 8/9 माना गया है, तो ए मान लेते हैं 8x इसकी वर्तमान है, और बी का मान लेते हैं 9x हो गया। ठीक है, तो प्रश्न से अगर देखते हैं तो 8x 9 वर्ष के बाद पूछा गया, तो इसमें +9 जुड़ जाएगा, और 9x + 9 इसमें हो जाएगा। 9 वर्ष के बाद मतलब 9 वर्ष दोनों में आयु में जुड़ेगा। ये हो जा रहा है 19/21 के। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। यहाँ से x का मान हम पहले निकाल लेते हैं, तो 21 × 8x ये हो जाएगा 168x, प्लस 21 × 9 189, प्लस बराबर के 19 × 9 मतलब 171x, प्लस 19 × 9 171। पक्षांतर करेंगे तो 168 उधर जाएगा, 189 इधर रखेंगे, -171 आएगा, 171x - 168x हो जाएगा। इसको अगर हम घटाते हैं तो ये हो जाता है 18, और ये बनता है इधर 3x। तो x बराबर आ जाएगा 6। x बराबर क्या आ जाएगा? 6। तो c की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो c की वर्तमान आयु जो है वो दिया गया है, c जो है b से 3 वर्ष छोटा है, मतलब कि 9xb है, तो इसमें 3 वर्ष छोटा है, तो 3 हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा c की आयु। तो यहाँ से 9 × x का मान 6 पता है, -3, तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा, -3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54 - 3 मतलब 51 वर्ष। तो सी की आयु क्या हो जाएगी भाई? 51 वर्ष हो जाएगी, जो हमें निकालना था। तो हमें क्या निकालना था? सी की आयु निकालनी थी, तो सी की आयु निकल गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। दिया गया है कि ए और बी में उपलब्ध फलों की प्रतिशत मात्रा दो दुकान के बीच का दिया गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये नीचे सबसे देखिए, दिया गया मान कि अगर अमरूद की कीमत 12 प्रति किलोग्राम और आम की कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम की, सेब की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम, नारंगी की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो और केले की कीमत 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो दुकान बी पर सभी फलों की कुल कीमत कितनी है? बी ये है, ठीक है, और बी पर सभी फलों की कुल कीमत हमें निकालना है। कुल कीमत हम कितने निकालें? कुल मात्रा जो दिया गया है 1200 किलोग्राम दिया गया है बी की कितना दिया गया? 1200 किलोग्राम। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 1200 अगर दिया गया है तो 1200 लिख देंगे, इंटू कुल अगर हमें निकालना है तो अमरूद से शुरू करते हैं। अमरूद का है 8%, तो मतलब कि 8 × 12 मान लेते हैं। 8 अमरूद है, परसेंटेज में दिया तो 8 अमरूद रेशियो मान लेते हैं। 8 रेशियो है तो 8 × 12, 12 अमरूद 12 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 8 अमरूद का तो 12 × 8 हो जाएगा, प्लस आम का है 18%, तो मतलब आम का कीमत 30 रुपये है, तो 18 × 30 हो जाएगा, प्लस आम हो गया। सेब का है 22%, तो सेब की कीमत है 40, तो 22 × 40 हो जाएगा, 22 × क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, प्लस सेब के बाद हो गया नारंगी की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, नारंगी की जो रेशियो 24 है, तो 24 × 20 हो जाएगा, 24 × 20 हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या बचा? अब केले का है 28, केला है 15 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 28 × 15 ये हो गया इनका रुपया। अब ये परसेंटेज में है तो हम बटे कर देंगे 100 के, इसको हम कर देंगे गुणा 1200 से, तो यहाँ से 100 से 2 जीरो 1200 का कट जाएगा, तो ये बचेगा 12,
अंदर गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे 96 प्लस 18 गुणे 30, 18 3 54, 540 प्लस 22 गुणे 40, 22 चौक 88, 880 प्लस 24 गुणे 20, 24 दूना 48, 480 प्लस 28 गुणे 15, ये हो जाएगा 420। ठीक है, ये मान निकल आएगा। तो इसको गुणा जोड़ भाग घटाव कर सकते हैं ना, तो अंदर का पार्ट जोड़िए, जितना भी आएगा उसमें 12 गुणा कर दीजिएगा। अंदर का अगर आप जोड़ेंगे तो 2416 आएगा, जोड़ लीजिएगा। 12 से जब गुणा करेंगे तो इसको भी गुणा कर लीजिएगा, 28,992 रुपये आएगा। 28,992 रुपये आएंगे। आंसर हो जाएगा इसका क्या, आंसर 28,992 हो जाएगा, जो कि दिया गया है ए पार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाएंगे। यहाँ पे अगर पूछा जाएगा इस तरीके से तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। अब देखते हैं 97। 97 में हमें निकालना है वैल्यू। दिया गया है मान साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 35 में 55, इसका हमें वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों थीटा जो 35 और 55 है, इनको हम एक सिमिलरिटी करेंगे, सेम करेंगे। तो हम साइन स्क्वायर 55 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 55, 90 माइनस 35 लिखेंगे। 90 माइनस 35 बराबर 55 ही होता है, तो 55 को हम तोड़ के 90 माइनस 35 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ये 90 माइनस 35, तो ये कितना होता है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 35, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 35। तो ये एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो यही तो लिखा हुआ, थीटा की जगह पर 35 है, तो मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, 1 इसका फाइनल आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है कि समीकरण दिया गया है 5x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, 4y माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 का ग्राफ बिंदु अगर अल्फा बीटा एक दूसरे को काटता है पी बिंदु पर, तो 2 अल्फा माइनस 3 बीटा का मान क्या है। अब यहाँ पे हम अगर अल्फा बीटा का मान पता कर ले जाएँ तो हमें जो निकालना है वैल्यू वो निकल जाएगी। तो जो समीकरण दिया गया है इसको पहले हम थोड़ा सा इधर उधर करके लिखते हैं। तो क्या दिया गया, 5x माइनस 2y, ये बराबर कर देंगे, माइनस वो 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण में हम x के फॉर्मेट लिखते हैं, तो -3x प्लस 4y लिख देते हैं, बराबर ये अगर उधर जाएगा 5 तो -5 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, इनको थोड़ा सा और लिखते हैं। अगर ऊपर वाले में हम अगर किससे 2 से गुणा कर देते हैं, ऊपर जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10x माइनस 4y बराबर -2 हो जाएगा। और नीचे जो लिखा एज 3x प्लस 4y बराबर कर देंगे -5 के। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10 माइनस 3 हो जाएगा 7x, 5 2 7 माइनस 7 आ जाएगा इधर। x बराबर हो जाएगा -1 के। तो x का मान हमें पता चल गया। तो समीकरण 1 से क्वेश्चन 1 जो दिया गया है 5x माइनस 2y, यहाँ पे रख देते हैं मान। तो 5 गुणे -1 माइनस 2y बराबर -1, तो माइनस से 5 हो जाएगा, -2y बराबर हो जाएगा -1 प्लस 5। 5 -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो -2y बराबर हो जाएगा +4। तो y बराबर हो जाएगा 4/2, मतलब कि 2 आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि इधर एक माइनस लगा तो -2 हो क्या आ जाएगा। तो हमें x और y के मान पता चल गए, यानी कि यहाँ से अल्फ़ा और बीटा उसके 2 मूल हैं, तो यानी कि x और y का मान, तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा -1 और इसी तरीके से बीटा का मान हो जाएगा -2। ठीक है, तो अब जो निकालना है हमें 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, तो रख देंगे मान 2 अल्फ़ा 2 गुणे -1 प्लस -3 बीटा निकालना है, तो -3 गुणे -2। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में रहेगा। तो 2 गुणे -1 मतलब -2 और -3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, +4 आ जाता है। आंसर इसका हो जाएगा +4, और +4 मान दिया गया है ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस वैल्यू को पा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है कि एक 77 सेंटीमीटर का व्यास
व्यास वाली वृत्ताकार तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है। ठीक है, कोई 77 सेंटीमीटर वाली वृत्ताकार है तार है और उसको मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का 142% है। आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो वृत्ताकार तार की अगर हम परिधि निकालते हैं, परिधि परिधि बराबर क्या होता है 2πr, फार्मूला वृत्ताकार का। तो यहाँ पे 2 गुणे 22/7 और गुणे r का मान कितना है 77 व्यास दिया गया, तो बाई 2 कटेंगे तो त्रिज्या निकल आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 7 से 1 कटेगा 11 बार, तो 22 गुणे 11, 11 गुणे 22 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा परिधि आ जाएगा। अब तार को मोड़ने से बनी जो आयत है उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, मान लेते हैं उसकी चौड़ाई जो है वो कितना है x सेंटीमीटर। तब लंबाई उसकी क्या होगी, लंबाई क्या है 142% है, तो x का 142% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 71x/50। अब क्या है परिधि जो वृत्ताकार परिधि है वो बराबर है आयत के परिमाप के बराबर। ठीक है, प्रश्न के अनुसार। तो वृत्ताकार परिधि का मान है 11 गुणे 22, परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई दिया गया x धन चौड़ाई का मान है 71x/50। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 50x प्लस 71x/50 हो जाएगा। ठीक है, 50x आएगा। अब 50x 2 इंटू 50x प्लस 71x को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मान होता है, तो 1 7 5 12 121x/50। यहाँ से कैंसिल करते हैं, 2 5 सही 50, 11 गुणे 22 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 11 गुणे जो 22 है तो इसको हम कैंसिल करें तो 11 गिरे हम 121 हो जाएगा था यहाँ पे, और फिर करते हैं 11 दूना 22 से। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 25 गुणे 2 बचेगा, माने कि x बराबर माना जाएगा 50 सेंटीमीटर। x का मान क्या आ गया 50 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दिया है x हमने माना, चौड़ाई और उसके बाद लंबाई माना है हमने 71x/50। तो ये हो गया क्षेत्रफल। x का मान है 50, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुणे 71 इंटू 50/50। 50 से 50 कैंसिल होगा तो 71 गुणे 50 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 3550 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा जो कि पूछा गया था। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3550 जो कि दिया गया है ए पार्ट में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और ये प्रैक्टिस सेट का। यहाँ पे दिया गया है कि एक गुलदस्ते में 6 गुलाब, 3 सफ़ेद गुलाब, 5 पीले गुलाब हैं, और अगर गुलाबों को बेहतर तरीके ढंग से उठा लिया जाता है तो उनमें एक लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब होने की संभावना कितनी है ये बताना। ठीक है, अब ये आ गया आपका सवाल प्रायिकता से। तो 6 गुलाब, 3 गुलाब और 5 पीले गुलाब, सभी प्रकार गुलाब हैं, इनमें से अगर 3 गुलाब निकालने की जो संख्या होगी वो कितना आएगी, प्रायिकता कितना है, तो वो हो जाएगा 14c/3। ठीक है, 6 3 9 5 14 और 14c/3, 14c3 हो जाएगा, क्योंकि प्रायिकता पूछा गया तो प्रायिकता ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें पूछा गया कि आगे कि उनमें से एक लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब होने की संभावना। तो एक लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब होने की अगर अनिवार्य हो तो संख्या उसकी हो जाएगी 6c1 इंटू 3c2 हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगी। तो इनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। प्रायिकता अगर निकालेंगे तो 6c1 इंटू 3c2/14c3 हो जाएगा। ठीक है, इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 6c1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए फैक्टोरियल 6 लिखेंगे अपॉन 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा इंटू 3c2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपान करके दिया गया है
14C3, 14C3 मतलब 14 का फैक्टोरियल अपान 14 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए नीचे 6 माइनस 1 है मतलब 5 का फैक्टोरियल, तो मतलब हम 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल इसको लिखते हैं और अपान 5 का फैक्टोरियल नीचे है इंटू 1 का फैक्टोरियल मतलब 1, तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे। गुणे दिया गया 3 का फैक्टोरियल, तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर और नीचे 3 में से 2 गए, 1 का फैक्टोरियल तो 1 हो जाता है और 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 14 का फैक्टोरियल। अब ये देखिए 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 मतलब 11, तो ऊपर हम क्या करेंगे 14 गुणे 13 गुणे 12 और गुणे 11 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब कि जहाँ से फैक्टोरियल मान, जैसे 14 फैक्टोरियल है तो 14 गुणे 13 गुणे 12, एक एक कम करते गुणा करते चले जाएगा, 1 तक लेकर जाएंगे, इसका मान ये होता है फैक्टोरियल का, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे जो 14 माइनस 3 है मतलब 11 का फैक्टोरियल, तो 11 का फैक्टोरियल ऐसे रखेंगे, गुणे 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 कर देंगे और गुणे 1 कर देंगे, ये हो गया 3 का फैक्टोरियल। यहाँ से देखते हैं तो 11 का फैक्टोरियल 11 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 11 का फैक्टोरियल 11 से कैंसिल हो जाता है, ये मेन बटा है। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 6 गुणे 3 बटे नीचे बचेगा 14 गुणे 13 गुणे 12 बटे 3 गुणे 2, ये बचेगा मेन, ये अब हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 त्रिक 18 गुणे 3 दूनी 6 ऊपर चला जाएगा, 14 गुणे 13 गुणे 12, ठीक है। सॉल्व करेंगे और तो 6 दूनी 12, 2 9 जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा 9 बटे 182, नीचे गुणा करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी एक गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब होने की संभावना, वो हो जाएगा 9 बटे 182, और यही हमें निकालना था, तो 9 बटे 182 इसका राइट आंसर सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रायिकता को लगाते हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कैसा लगा प्रैक्टिस सेट आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, फीडबैक दे सकते हैं। इससे जो है आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लोग देखते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। तो उससे हमें और अच्छे तरीके से बनाने में सहायता मिलती है। तो इसलिए कहते हैं लाइक सब्सक्राइब करते रहे, बीच में हम कहीं कहते नहीं हैं, ठीक है। चलिए आज का वीडियो इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।